बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकंड पार्ट को। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। तो चलिए 11th एंट्रेंस के जो रिमेनिंग केमिस्ट्री के इस चैप्टर के क्वेश्चंस रह गए उसको हम लोग सेकंड पार्ट में डील कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज, और अगला इसी से मिलता जुलता सवाल है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन फिर 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं CO2H। अगर हम स्ट्रक्चर पे आए तो सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक की वैलेंसी की जरूरत थी, सेटिस्फाइड कर रहा। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इस कार्बन को 4 बनाने हैं, 2 इसके साथ एक इसके साथ, और एक जो वैकेंट है यही जाकर ये जुड़ेगा किसी हाइड्रोकार्बन के साथ। तो ये फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का है। नेम की अगर बात करें तो IUPAC में हम लोग इसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड, और कॉमन नाम में हम लोग इसके नाम के लास्ट में इक एसिड लगाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस वाले पार्ट को देखें। तो चलो इस कार्बन की अगर हम बातचीत करें तो ये फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड O है उसके बाद H है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसको कायदे से देखें तो कार्बन तो यहां 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, एक वैकेंट है, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें कोई शक नहीं, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता था, बना रहा है। ऑक्सीजन आप देखें इस स्ट्रक्चर में O के बाद H है, तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, तो ये H भी सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इस O को अगर आप देखें तो इसने टोटल 3 बॉन्ड बना लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तो खैर फॉर्मूला ही नहीं है COHH, ये फॉर्मूला ही नहीं है कि 2 H हो 1 O हो। लेकिन आप इसको बॉन्डिंग के बेस पर भी देखें तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है इसे हम कीटोन कहते हैं। C डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, शॉर्ट में ये CO कहलाता है। बाईवैलेंट है, दोनों तरफ नॉन हाइड्रोजन एंड है। इधर भी हम कार्बन लगाएंगे, इधर भी कार्बन लगाएंगे। अगर हमने किसी एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं कीटोन है, बाकी 2 दिया नहीं है, यही है 4 बॉन्ड बनाने के लिए। ये भी कीटोन मानेंगे हम इसको, C डबल बॉन्ड और एक सिंगल ऑक्सीजन। तो B और C ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। आप देखें D ऑप्शन इज द करेक्ट, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड O के साथ H, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए ऊपर वाले सवाल पे, ब्यूटेनोइक एसिड की बात कर रहा है। ब्यूटेन के माने होते हैं 4 कार्बन। अगर मैं बात करूं ब्यूटेन 4 कार्बन को कहते हैं। एक कार्बन है मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रो, यह है चौथा कार्बन जो कि है ब्यूट। एन का मतलब हुआ इन चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं इन होता तो किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगाते, आइन होता ट्रिपल बॉन्ड लगाते, डाई इन होता 2 जगह डबल बॉन्ड लगाते। लेकिन अब आइए इसमें सफिक्स इस्तेमाल किया गया है ओइक एसिड, यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो किसी एक कार्बन को जाहिर सी बात है इंड वाले पर या तो इसको या इसमें फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इंड वाले पर ही फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। अगर मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है तो इंड से ही लगेगा। अब ये इंड या तो इधर देखो या इधर देखो, तो ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है। आप अगर इसको ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से वैलेंसी के हिसाब से दिखलाएंगे, इसने अभी 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो CH3 हो गया। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो बाकी 2 हाइड्रोजन है।
इसने भी दो बनाए हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो बाकी दो हाइड्रोजन है। और इसको तो आप एक साथ लिख दो फंक्शनल ग्रुप वाले स्टाइल में, COOH। यही है ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात सही हो रही है। यहां पे कार्बन गिन लो, ये फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तो पेंटेनोइक एसिड है। 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड है। यहां पर गिनते हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेनोइक एसिड है। यहां गिनो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, अगर मैं इनके नाम की बात करूं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं। ये बीच का कार्बन है 2 हाइड्रोजन, बीच का कार्बन 2 हाइड्रोजन, बीच का कार्बन 2 हाइड्रोजन, किनारे वाला 3, सब सिंगल बॉन्ड है भाई। एन और पहले पर ही है ओइक एसिड, दिस इज कॉल्ड पेंटेनोइक एसिड। सेम कहानी यहाँ, बस इसी को उलट के यहां लिख दिया गया है। ये है हमारा पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, किनारे पर है 3 हाइड्रोजन, बीच में है 2, बीच में है 2, बीच में है 2, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप था पेंटेनोइक एसिड। असल में काउंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है। इस स्ट्रक्चर का मैं नाम यहां दिखला देता हूं। CH3 दिया था ऑप्शन नंबर सी में, फिर CH2 था, फिर C के साथ एक सिंगल बॉन्ड H है और किनारे में CH3 है, बीच में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया गया है। तो रूल कहता है कि आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा काउंटिंग वहां से शुरू होगी। तो ये तो होगा नंबर 1, और हर जगह हमने यही किया है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 बोला है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 बोला है। यहां पर भी अगर मैं काउंटिंग करूं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1, नेक्स्ट को नंबर 2, 3 एंड 4, 1 2 3 4, यहां पर भी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से काउंटिंग होगी। तो अब देखो, कार्बन के बाद अगला जो डायरेक्ट लिंकेज कार्बन है वो ये है 2। अब यहां पे आके ऑप्शन है, इधर आएंगे अगर आप इस बॉन्ड के थ्रू तो ये होगा 3 कार्बन, और इधर चलेंगे इस बॉन्ड के थ्रू तो ये होगा 3, ये होगा 4। तो कहते हैं काउंटिंग तो आप स्टार्ट कीजिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, और उसके बाद कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, यानी उस ओर जाइए जहां आपको कार्बन ज्यादा मिले। इसीलिए हमने यहां के बाद इधर जाने से बेहतर इधर जाना पसंद किया। तो 1 2 3 4, अब ये 4 कार्बन को हम लोग लिखेंगे, यहां पे मैं नाम लिख देता, 4 को लिखेंगे ब्यूट, 4 को लिखेंगे ब्यूट। अच्छा, इन चारों के बीच में बॉन्ड देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, एन। जिन 4 कार्बनों को लिखा है उनके दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड है और पहले ही पोजीशन पे ओइक एसिड है। तो अब इसका सफिक्स लिख दीजिए ओइक एसिड, सफिक्स बाद में लिखा जाता है। तो आपने इतने दूर तक नाम लिख लिया अगर कायदे से समझे। यहां से चले थे, इन 4 कार्बनों का नाम लिखा ब्यूट, सबके बीच में सिंगल एन, और इसका लिख दिया सफिक्स ओइक एसिड। अब ये छूट गया है, जो छूट गया है उसका प्रीफिक्स पहले लिखते हैं। तो ये जो छूटा है ये है मिथाइल, एक कार्बन है मिथ, और यही जो आप देख रहे हैं वैकेंट पोजीशन, इसको आइल बोलते हैं। तो जो छूट गया है वो एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलेंगे मिथ, और ब्रांचिंग की वजह से, साइड चेन की वजह से इसमें आइल लगाते हैं। तो ये है मिथ आइल। पोजीशन देना चाहें तो बता दें कि दूसरे पोजीशन पे छूटा है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, जबकि यहां सिर्फ ब्यूटेनोइक एसिड आपसे पूछा था, इसीलिए 2 मिथाइल एक्स्ट्रा आने की वजह से इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मैंने सारे ऑप्शंस को डील कर लिया। यही सवाल पूछा गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड ये IUPAC नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप की पहचान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
देखिए सवाल कह रहा है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। अभी हम लोगों ने जब डिस्कस किया पिछला क्वेश्चन तो उसमें एक जगह ऑप्शन में कीटोन भी आया था, कार्बन थे डबल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल ऑक्सीजन था और बाकी दो वैकेंट पोजीशन थे, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मैं बात कर लेता हूं, इसको हम एल्कोहल कहेंगे, लास्ट में OH अगर रहे सिंगल बॉन्ड के साथ, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्कोहल है, कीटोन नहीं है। इसकी बात करें तो यही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। अगर मैं बाकायदा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक कार्बन होगा डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन होगा। देखो अभी ये कीटोन है, अगर हाइड्रोजन लगा दिए तो एल्डिहाइड हो गया। इसकी बात करो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये स्ट्रक्चर है। यानी इतने दूर तक देखोगे तो कीटोन, ये देखोगे तो एल्कोहल। एल्कोहल का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ये है O और सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एल्कोहल। द करेक्ट आंसर ऑफ कीटोन इज ऑप्शन सी, इसी को हम कीटोन कह रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर वैकेंट पोजीशन, और ये दोनों नॉन हाइड्रोजन एंड है, याद रखेंगे। यहां पर भी कार्बन होना चाहिए, यहां पर भी कार्बन होना चाहिए। ये नॉन टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल कहते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा आपको फॉर्मूला दिखता है CO, इसको कार्बोनाइल कहते हैं। तो कार्बोनाइल की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनल कार्बोनाइल कीटोन है, नॉन कार्बोनाइल। ठीक है, आगे चलिए। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। यानी अब आप देखें यहां ओन लगा है, कीटोन के लास्ट में जो ओन है यही इसका सफिक्स है। तो 4 कार्बन होना चाहिए और कीटोन होना चाहिए। यहां आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है, ये तो आसान है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ब्यूटेनॉन की। अगर हम बात करेंगे तो ब्यूट के माने आपने देखे थे 4 कार्बन होते थे, 1 2 3 4। एन के माने हो गए सिंगल बॉन्ड। अब ये कीटोन, कीटोन कभी किनारे में नहीं रहेगा, याद रखिए कीटोन कभी किनारे में नहीं होता है। तो बाई फंक्शनल ग्रुप के लिए किनारा अगर नहीं है तो ये पोजीशन पे तो आप फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं सकते। तो अब लगाएंगे इन दोनों में से किसी एक जगह, मान लीजिए यहां लगा दिया या यहां, इन दोनों में से किसी एक जगह लगाना है। तो ये ब्यूटेनॉन हो गया। अगर मैं बाकायदा आपको दिखलाऊं तो ये होगा CH3, फिर होगा CH2। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया था, जाहिर सी बात है 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बनाया, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए हैं, इसलिए CO। और इस कार्बन ने फिर एक बनाया है तो 3 हाइड्रोजन। यही है ब्यूटेनॉन। लेकिन यहां तो खैर आसान था, आपसे पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप खाली। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ओइक एसिड आता, एल्डिहाइड होता तो अल आता, एल्कोहल होता तो ओल आता, कीटोन। याद रखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होना होगा लाइक दिस, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और इसी पर अगर ऐसा होगा तो इसका नाम अभी हमने बताया है, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे और इसको ओइक एसिड। ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए मैंने लिखा कि ब्यूटेनोइक एसिड अगर होता तब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। एल्डिहाइड चलिए पढ़िए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और एल्डिहाइड को कहते हैं CHO। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। 4 को कहेंगे ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड एन। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स इस्तेमाल होगा अल। अगर यही एल्कोहल की बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अब एल्कोहल लगाना होगा जो कि होता है OH, एल्कोहल होता है OH। तो अब ये हो गया 1 2 3 4 यानी ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड यानी एन, और एल्कोहल का ओल लगावेंगे, ओल। तो एल्कोहल के लिए ये है, एल्डिहाइड के लिए ये है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ये है। बहरहाल कीटोन था तो हमने यहां लिख दिया कीटोन। तो खैर ये तो मैंने आपको चारों ऑप्शन को भी समझाने की कोशिश की। अगला है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनॉन। सेम सवाल है, देखिए ब्यूटेनॉन, ये लास्ट का जो सफिक्स है ये बता रहा है, ओन का मतलब कीटोन, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये है अल्कोहल। तो यहां नाम दे दिया था, यहां फॉर्मूला दिया था, दोनों सवाल सेम है। 2016 15 15 16, देखिए एक ही बात है, 15 16 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 2020 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड, अब ये कंपाउंड दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम, और इसमें लगा हुआ है लफ्ज आइसो, आइसो नियो, यानी कॉमन नेम की बात कर रहा है। ये हुआ कॉमन नेम, कॉमन नेम में आता है आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। तो चलिए मैं आपको पहले आईयूपीएससी पढ़ाता हूं, फिर बात करेंगे। आईयूपीएससी के हिसाब से अल्कीन के अंदर टर्मिनल से हम काउंटिंग शुरू करें। यह है पहला कार्बन, इसके बाद आप आए दूसरा। अब आपकी मर्जी, इधर जाइए तब भी 3 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ऊपर चले जाइए तब भी 3, नीचे चले जाइए तब भी 3, मतलब किसी और भी चलने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही बनेगा। तो इन तीनों का नाम तो हम लिख देंगे प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये मैं आईयूपीएससी लिख रहा हूं, प्रोपेन, ये मैं आईयूपीएससी लिख रहा हूं। अच्छा, जो बच जाता है उसको आप साइड चेन ब्रांचिंग के तौर पर लिखते हैं। तो यहां जो बच गया है वो दूसरे पर बच गया है मिथाइल, फिर दूसरे पर ही बच गया है मिथाइल। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2, 2, दो, एक बार इधर मिथाइल एक बार इधर, एक साथ लिख देते हैं 2, 2 डाई मिथाइल। जब मिथाइल रिपीट हो तो 2 बार के लिए हम लिख देंगे डाई मिथाइल। 2 मिथाइल नहीं लिखते हैं, बल्कि 2 डाई मिथाइल लिखते हैं। हाँ, अलग अलग होता है, इधर मिथाइल इधर इथाइल फॉर एग्जांपल, तब लिखते हैं हम लोग इथाइल मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल। अलग अलग में आपको अलग लिखना है, एक साथ है तो रिपीट करना है। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब कॉमन की बात कीजिए तो सुनिए, कॉमन के लिए मैंने बताया है 2 डाई मिथाइल के लिए एक टर्म आता है जिसका नाम है नियो। और जब आप कॉमन नाम लिख रहे हैं 2 डाई मिथाइल का नियो, तो अब आप लिखिए सारे कार्बन, 3 है मेन कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन और 2 है ब्रांचिंग, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 5। तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली दिया हुआ है वो नियोपेंटेन है। अगर 2 ब्रांचिंग दिख जाए, दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांचिंग दिख जाए तो लफ्ज है नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 5। चलिए मैं बाकी को भी थोड़ा सा डील करता हूं। नॉर्मल कहते हैं स्ट्रेट को, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। नॉर्मल कहते हैं स्ट्रेट को, मतलब नो साइड चेन, स्ट्रेट को। यानी पेंटेन अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो 5 कार्बन बना लूंगा, 1 2 3 4 और एक 5। अब इस पे चाहो तो 3 हाइड्रोजन दिखला दो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। 5 कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो नॉर्मल होगा और पेंटेन होगा, CH3 CH2 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 CH3। अगर मैं इसको लिखूं भी तो ये आ जाएगा CH3 CH2 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 CH3। ये है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला को शॉर्ट कर सकते हैं। सुनिए क्या, अगर आपको बीच में किनारे में नहीं, बीच में अगर रिपीटेशन दिखे तो इसको एक बार लिखिए CH2 और ब्रैकेट लगाकर 1 2 3 लिख दीजिए, नीचे 3, यानी यही CH2 3 टाइम्स है और फिर लास्ट में है CH3। यानी बीच के कार्बनों को आसान करने के लिए, छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जितनी बार रिपीट करता है नीचे उतना नंबर लिखते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। अच्छा, आइसो किसको कहते हैं? 2 पर मिथाइल को आइसो कहेंगे। 2 मिथाइल, दूसरे पर जो ब्रांचिंग होता है उसको हम आइसो कहते हैं। तो हम पहले ऑप्शन के हिसाब से आवे आइसोब्यूटेन, यानी 4 कार्बन होंगे, 1 2 3। हमने 3 कार्बन लाइन से बनाए, और जो चौथा होगा अगर नॉर्मल होगा तो यहां, चलो पहले मैं नॉर्मल बताता हूं, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन आइसो के माने हो गए एक ब्रांचिंग, इसको हम लोग कह रहे हैं आइसोब्यूटेन। यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे,
एक हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर एक ब्रांचिंग है तो लफ्ज है आइसो। नॉर्मल के माने होते हैं स्ट्रेट, आइसो के माने होते हैं एक ब्रांचिंग। तो ये हमने नॉर्मल ब्यूटेन बनाया, दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज बेसिकली आइसोब्यूटेन। तो एक ब्रांचिंग हो रहा, काउंटिंग कीजिए 1 2 3, देयर इज ओनली वन ब्रांचिंग। एक ब्रांचिंग का नाम है आइसो, दो ब्रांचिंग का नाम है नियो, यहां दो ब्रांचिंग था। तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, हाउ विल यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो बड़ा आसान सा नाम है, किनारे से काउंटिंग कीजिए। हाइड्रोकार्बन के केस में ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। तीसरा का मतलब है प्रोप, प्रोप इथ तो हो नहीं सकता, ब्यूट हो नहीं सकता। पहले तो आप कार्बन गिन लीजिए भाई, 3 ही कार्बन है तो प्रोप हुए। एक कार्बन होता तो मिथ होता, 2 होता तो इथ होता, 3 होते तो प्रोप, 4 होते तो ब्यूट। इसका मतलब 4 कार्बन की बात कर रहा है, 1 2 3 4। इसका मतलब 2 कार्बन की बात कर रहा है। अब आइए इसकी आगे की कहानी बताएं। अगर डबल बॉन्ड रह जाए, एक भी डबल बॉन्ड हो जाए तो लफ्ज आवेगा इन। तो ये हो गया प्रोपीन। अच्छा प्रोपाइन क्या है? तो प्रोप के माने हैं 3 कार्बन, और ये जो आइन है इसके मतलब होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये रहता तब होता प्रोपाइन। इथ आइन, फिर वही इथ के माने 2 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ब्यूट के माने थे 4, इन के माने है कहीं एक जगह डबल बॉन्ड। तो ये तो ऑप्शन हमने ले लिया, बाकी यहां 3 ही कार्बन थे तो प्रोप हुआ, और एक जगह डबल बॉन्ड था तो इन हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पहले पार्ट में हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड पढ़ाया है। चलिए द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन, फिर वही कहानी। अब इसका मैं दिखला देता हूं। स्ट्रक्चर ये है, कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर CH2 है, फिर CH2 3 बार है, फिर लास्ट में CH3 है। हालांकि इस CH2 को भी शामिल करना चाहिए था, लेकिन चलिए अगर मैं काउंटिंग करूं हाइड्रोकार्बन में किनारे वाले कार्बन से, जहां मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये बीच में थे और 3 बार थे, तो इसको मैं 3 कार्बन काउंट करूंगा। 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा। 3 है इसलिए CH2 3 बार है, तो चौथा, पांचवा, छठा। फिर इसके बाद ये है 7। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। 7 के लिए लफ्ज आवेगा हेप्ट, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो लफ्ज आवेगा आइन। तो ये स्ट्रक्चर हेप्टाइन का है, ब्यूटाइन नहीं, हेप्टाइन करेक्ट आंसर सी। प्रोपाइन नहीं, हेक्साइन नहीं। चलो अब इसको और फर्दर समझने चाहें अगर हम, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, बाद में हाइड्रोजन वाला लिखेंगे। इस कार्बन के बाद फिर 1 कार्बन दिख रहा है, यही था CH2। इसके बाद आपको 1 कार्बन CH2, 2 कार्बन CH2, 3 कार्बन CH2 और फाइनली CH3। चलो यही है CH3, CH2, 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 इसी को 3 बार लिखा था CH2, और यहां पर 1 कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाना था, बना लिया। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाना था, बना लिया। इस कार्बन ने भी 4। तो आप पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वरना सिर्फ कार्बन को अगर गिनने आता है, आप टर्मिनल कार्बन से चलिए। इस मल्टीपल का नाम जरूर याद रखिए कि 3 बार लेना है। CH2 3 बार है, तो यही मैंने कहा है। ये है चौथा, पांचवा, छठा, काउंटिंग कर लीजिए आप। ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठा। इसी को एक साथ लिख दिया गया CH2 थ्राइस, और फिर ये है 7वां। बाकी ब्यूटाइन आपको पता है 4 कार्बन होंगे, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। प्रोपाइन पता है 3 कार्बन होंगे, किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। 6 कार्बन होंगे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लोरीन्स। देखिए फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स कहते हैं जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। अब चूंकि एलिमेंट सेम है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा,
लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग है। तो एलोट्रॉप से ये कार्बन का, तो कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है? कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। नहीं, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में तो डायमंड ही होगा, और कार्बन का एक एलोट्रॉप्स डायमंड भी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का। हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बनों के साथ बॉन्डेड होते हैं। ये डायमंड की बात हो गई, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बैड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। चलिए आगे चलिए। कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ ग्रेफाइट लाइक। नहीं, ग्रेफाइट तो एक लेयर फॉर्म है, हेक्सागोनल अरे है, शीट है, स्लिपरी नेचर है, सॉफ्ट है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स है, लेकिन उस जैसा भी स्ट्रक्चर नहीं होता। कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ, हाँ, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉकर लाइक स्ट्रक्चर। ये सॉकर लाइक स्ट्रक्चर में पॉसिबल है, यही करेक्ट आंसर है। फ्लोरीन जो होता है इसको कार्बन 60 भी कहते हैं, यानी 60 कार्बनों का एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्कि ग्रुप होता है, जिसमें 5 और 6 मेंबर के रिंग होते हैं। 5 और 6 मेंबर के रिंग होते हैं, ये फुटबॉल जैसा अपीयर होता है। तो कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ सॉकर बॉल या फुटबॉल, जो भी आप कहें, उस जैसा स्ट्रक्चर है। सल्फर एटम अरेंज इन द, नहीं भाई, सल्फर के तो एलोट्रॉप्स का नाम है ही नहीं फ्लोरीन, सल्फर के एलोट्रॉप्स का नाम थोड़ी है, तो सल्फर एटम थोड़ी अरेंज होंगे, अरेंज तो कार्बन एटम होगा। सेम सवाल है बकमिंस्टर फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन के आगे ये बकमिंस्टर साइंटिस्ट का नाम है, जो आर्किटेक्ट था यूएसए के अंदर। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, जाहिर सी बात है कार्बन का है भाई, फास्फोरस सल्फर टीन का थोड़ी है, ये तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो चलिए, तो बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not an allotrop of carbon? अच्छा, इनमें से कौन एलोट्रॉप नहीं है? डायमंड है भाई, डायमंड इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी पूरा का पूरा ग्रेफाइट बना हुआ है सिर्फ कार्बन का, डायमंड भी बना हुआ है सिर्फ कार्बन का। बकमिस्टर फ्लोरीन आपने पढ़ा है, कार्बन 60 अभी, ये भी कार्बन की एलोट्रॉप्स है। चारकोल एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है। चारकोल के अंदर ये बात सही है, कार्बन होता है, लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं होता। सिर्फ कार्बन होता तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होते। चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोयला, इनमें कार्बन होते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसमें कार्बन मेजर अमाउंट में होते हैं, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन के भी कुछ अमाउंट होते हैं, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, यानी कम से कम कार्बन हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं। तो ये एलोट्रॉप नहीं हुआ, ये तो एक तरह से कई एलिमेंटों का मिक्सचर है, कंपोजिशन है। तो आप चारकोल के अंदर कार्बन माने, और कार्बन का मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर कह सकते हैं परसेंटेज में कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ में दिगर एलिमेंट भी होते हैं, इसलिए इसको एलोट्रॉप नहीं कहेंगे। हाँ, सिर्फ कार्बन का बना हुआ है डायमंड, सिर्फ ग्रेफाइट का बना, सॉरी, सिर्फ कार्बन का बना हुआ है ग्रेफाइट, और सिर्फ कार्बन का बना हुआ, और यहाँ तो तादाद भी फिक्स है, कार्बन 60 और 80, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये पता कैसे चला? जब इसको आप बर्न करेंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसको बर्न करेंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसको बर्न करेंगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब वो सिर्फ कार्बन का बना हुआ था, इसलिए वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, और वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। चलिए आगे चलते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, दोनों कार्बन के बने हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क है, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत अंतर है। और मोटे मोटे तौर पे समझ में आता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। तो आपको मालूम है कि ग्रेफाइट यानी पेंसिल की जो नोकी होती है ब्लैक कलर की, वो तो टूट जाती है। डायमंड हार्ड सब्सटेंस है, वो नहीं टूटता। तो ये फिजिकली प्रॉपर्टी तो है कि कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है। उसके अलावा कंडक्टर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर, और डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है। तो इन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग दिख रही है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो 100% अलग अलग है। डिफरेंट केमिकल, केमिकल तो भैया सेम रहेगी, केमिकल सेम इसलिए रहेगी दोनों कार्बन का बना हुआ है, दोनों को जलाओगे एक जैसा रिएक्शन करेगा। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, जब फिजिकल प्रॉपर्टी आपने डिफर बोल दिया तो सेम तो हो ही नहीं सकता। और स्ट्रक्चर सेम है, नहीं भाई स्ट्रक्चर सेम नहीं, स्ट्रक्चर सेम नहीं।
स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ही फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सेम केमिकल होने की वजह से ही केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम केमिकल का बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। Which of these allotropes of carbon is formed of hexagonal array being placed in layer? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल एरे होता है और वो लेयर फॉर्म में होता है, इसलिए स्लिपरी नेचर का भी होता है, तो और सॉफ्ट भी होता है ग्रेफाइट। डायमंड का तो आपको मैंने पहले बोल दिया, टेट्राहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर होगा, हर कार्बन से अटैच 4 अदर कार्बन होंगे जो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। कार्बन 60 या फ्लोरीन तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है और बोथ ऑप्शन होगा नहीं, ग्रेफाइट का शेप या स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक लाइन का आंसर है भाई 2015 के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। 2015 में एक्चुअली साइंस और डिप्लोमा का अलग अलग एग्जाम हुआ था, इसीलिए आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे 2015 साइंस लिखकर या 2015 डिप्लोमा लिखकर। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो तो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट आपको पता है गुड कंडक्टर है। या तो मेटल होना चाहिए था ऑप्शन में, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल में ग्रेफाइट होना चाहिए। कार्बन खाली बोला है तो कार्बन में तो डायमंड भी आ जाएंगे, हालांकि कार्बन लिखना सही नहीं था, यहाँ डायमंड लिखना चाहिए था, जो कार्बन का ही एक रूप ग्रेफाइट भी है। लेकिन चलिए जब ग्रेफाइट दे दिया है तो क्लियर कट यही आंसर है, प्लास्टिक, ग्लास, कार्बन ये नहीं होंगे। कार्बन में हम यहाँ इसको डायमंड एज्यूम कर रहे हैं, इस कार्बन को हम डायमंड एज्यूम कर रहे हैं, और ये है ग्रेफाइट। आपका ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं आयनिक कंपाउंड को। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के माने होते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जिसमें मेटल होता है केटायन फॉर्म में और नॉन मेटल होते हैं एनायनिक फॉर्म में। ये नॉन मेटल है जिसपे एनायन होता है, नेगेटिव चार्ज। मेटल और नॉन मेटल का होता है लाइक NaCl। NaCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का क्लासिकल एग्जांपल है। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन वो लेगा, फिर इस पे प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहा गया। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और आयनिक इसलिए क्योंकि आयन के बाद अट्रैक्ट हुए हैं। केटायन और एनायन ये आयंस है, आयंस है, और जब आप इसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो ये आयंस में टूटेगा, या पानी में डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर खुद पोलर कंपाउंड है। पोलर के मानी ये हो गए कि इसके अंदर H पे प्लस चार्ज और O पे माइनस चार्ज होता है। हालांकि डेल्टा लिखना चाहिए मुझे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये निगेटिव सेंटर है, ये पॉजिटिव सेंटर है, तो पॉजिटिव सेंटर इसको अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको सॉल्वेट भी कहते हैं पूरा। केरोसिन, बेंजीन, पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर नेचर के होते हैं उनको आप डिसॉल्व कर सकते हैं केरोसिन में, बेंजीन में, पेट्रोल में। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो वाटर में डिसॉल्व होता है भाई, सॉल्युबल होता है। आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये थी। चलिए आगे चलते हैं। Which class of compound are used in making perfume and as flowering agent? जब भी कभी खुशबू की बात हो तो ईस्टर, ईस्टर, और ईस्टर क्या है सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ाया है। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको हाइड्रोजन हटा देना है। इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहां हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कार्बन ले लेता हूं मैं, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड है। अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तब तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ईस्टर के लिए ऑक्सीजन के साथ जो सेंटर है, इस ऑक्सीजन सेंटर के पास कार्बन होनी चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। और इस कार्बन को मैं जनरली अल्काइल ग्रुप R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये ईस्टर का फॉर्मूला है। तो जब भी कभी खुशबू की बात हो, प्लेजेंट स्मेल की बात हो, फ्लेवरिंग की बात हो, ईस्टर, ईस्टर के अंदर ये खुशबू होता है। एल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड नहीं।
बाकी का फंक्शनल ग्रुप तो आपको मैंने बता ही दिया है। एल्कोहल का फॉर्मूला है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, एल्डिहाइड का है CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अच्छा, वो केमिकल पूछ रहा है किससे किया गया है। देखिए, एक थ्योरी थी पहले वाइटल फोर्स थ्योरी, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं आपको। एक थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये थ्योरी बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लैब में नहीं सिंथेसिस कर सकते, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब। आप लैब में नहीं बना सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो डिराइव किया जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुदरत ने एक ताकत रखी है कि वो बनाता रहता है। यानी हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमारे अंदर ही प्रोड्यूस होगा कुछ कंपाउंड। ये एक फोर्स है जिसको आप एक तरह से हिडन फोर्स कहें, सब नेचुरल पावर जो था उसने आपको ये फोर्स अता किया है। तो ये बिलीव था 1828 से पहले तक, और बर्जीलियस ने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नहीं बना सकते, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसने कहा यूरिया को आप बना नहीं सकते। मगर इन्हीं के शागिर्द हैं वोहलर, इस फोर्स थ्योरी को एक तरह से एंड किया, एंडेड बाई या रिजेक्टेड बाई, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, वायलेशन किया गया इस थ्योरी का, एंडेड बाई, रिजेक्टेड बाई, इस थ्योरी को खत्म किया है वोहलर ने। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम लैब में बना सकते हैं, और इसने यूरिया बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। इसने बनाया कैसे, तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसी को इसने हीट कर दिया, इस रिएक्शन को आप रीअरेंजमेंट कहिएगा। मतलब कुछ चीजें टूटी और रीअरेंज हुई और बन गया यूरिया लैब में। अच्छा, ये बात बताई गई है 1828 में, तो 1828 से पहले तक वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस की बात मानी जा रही थी। 1828 में जब वोहलर ने यूरिया बना दिया लेबोरेटरी में, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4, ये अमोनियम आयन होते हैं। साइनेट का फॉर्मूला होता है CNO, साइनाइड होता तो CN होता। अब देखो, जब इसको आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो होता ये है NH2CONH2। देखिए, इस मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन दो बार है, एक अमोनियम के फॉर्म में, एक साइनाइड का नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन आपस में डिफर कर जाते हैं, CO एक साथ आ जाता है, और 4 हाइड्रोजन में 2 इसको मिल जाते हैं, 2 इसको, यानी ये 2 हाइड्रोजन लेकर अलग हो जाएगा, O बीच में आ जाएगा, और यही फॉर्मेशन है यूरिया का। ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला ये है, जबकि अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला ये है। तो हीट किया आपने और रीअरेंजमेंट हुआ है, और कुछ नहीं, कुछ चीजें टूटी हैं, फिर दूसरे साथ जुड़कर एक नया स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि यूरिया होगा। तो क्वेश्चन तो आपसे खैर केमिकल पर पूछा गया है, आसान सवाल है कि यूरिया को लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम किसने बनाया, ये भी नहीं पूछा है, कब बना ये भी नहीं पूछा है, किस केमिकल के जरिए बनाया गया, तो जवाब हो गया अमोनियम साइनेट।
बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है वॉलर, बनाया है 1828 में, और इसके बनाते ही बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हो गया। बाकी अमोनियम थियोसाइनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम आइसोसाइनेट, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, इसलिए इसकी बात ही नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following pair of compound are homologous? देखिए होमोलोगस एक सीरीज का नाम है जिसमें दो लगातार मेंबर के बीच में फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है और मास में 14U का, चूंकि इसका 12 और इसका 2, 14U का होता है। तो फॉर्मूले में CH2 और मास में ये, और साथ में ये सब सेम फैमिली के होते हैं। सेम फैमिली का मतलब ये हो गया कि या तो पूरा का पूरा अल्कीन का होगा, एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होगा, या फिर अल्कीन का होगा सेम फॉर्मूले से, या अल्काइन होगा। ये सही बता दे रहा हूं मैं, बाकी तो मैं अभी ऑप्शन देखूंगा। एल्कोहल है तो दो लगातार एल्कोहल होंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दो लगातार कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यही होमोलोगस सीरीज है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक एक एग्जांपल भी देकर आपको समझाता हूं। अल्केन में आपको पता है मीथेन होता है CH4 और इथेन होता है, दुगुने से दो ज्यादा कर दोगे, देखो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का गैप दिख रहा है, ये होमोलोगस सीरीज है। अल्कीन का पहला मेंबर बनाता हूं C2H4 और दूसरा बनाओ C3H6, इन दोनों में भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का गैप है। चलो अल्काइन में इधर दिखला देता हूं। अल्काइन पहला मेंबर हम बना रहे हैं C2H2, दुगुने से दो कम, और दूसरा बना दो, इसमें भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का गैप दिख रहा है। एल्कोहल में मैं दो एल्कोहल तुमको बताता हूं, एक का नाम है मीथेनॉल CH3OH मीथेनॉल, और दूसरा बना रहा हूं C2H5OH इथेनॉल। साफ साफ आपको दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप OH सेम है। पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखो, यहां एक कार्बन यहां दो कार्बन, एक का गैप 3 2 5, दो हाइड्रोजन का गैप, बाकी OH तो सेम था। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो, एक होता है फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है एसिटिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, इसी को मैंने सेम फैमिली कहा है, एक ही खानदान से होंगे। एक खानदान से होने की वजह से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो जनरल है वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। बस अंतर क्या है, दो लगातार के बीच में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का गैप, मास के एतबार से देखेंगे 14U का गैप। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन पर। इन दोनों में अगर आप देखें तो एक कार्बन है और यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, CH2 का गैप दिख रहा है, ये बात तो सही है। इसमें 3 था 4 था, एक कार्बन का गैप है, 8 और 10, सही बात है, दो हाइड्रोजन का गैप है, ये भी होगा। अब जब दो हो गया तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। 2 है 3 है, एक कार्बन है, 6 है 8 है, दो हाइड्रोजन है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। अच्छा अगर आप देखें जनरल फॉर्मूला मीथेन अल्केन है, एक कार्बन था, दो गुना करोगे दो, उससे दो ज्यादा, तो सब अल्केन होना चाहिए। यहाँ दो कार्बन है, दुगुना करोगे 4 हाइड्रोजन, दो ज्यादा, 3 है, दुगुना करोगे 6, 2 8, ये भी अल्केन। तो 4 था, दुगुना करोगे 8, 2 10, 2 था, दुगुना करोगे 4, 2 6, अल्केन है भाई, 3 दूनी 6, 2 8, सही बात है, ये पूरा अल्केन है। मीथेन, इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, दिस ऑल आर होमोलोगस सीरीज। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द माइसेल्स फॉर्म इन सॉफ्ट सॉल्यूशन स्टे एज। देखिए ये तो बिल्कुल लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी बुक में कि जो माइसेल्स होते हैं वो कोलाइड बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं, इसीलिए तो आसानी से डस्ट साफ हो जाते हैं। सॉल्यूशन होता तो सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता, और प्रेसिपिटेट बन नहीं पाता आयन आयन रिपल्सन की वजह से। तो डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है, माइसेल्स का जो फॉर्मेशन होता है इस तरह से सॉप के अंदर, ये सॉप के अंदर जो माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये रेडियल अरेंजमेंट है, ये कोलाइड बना रहे हैं ये। अच्छा ये जो एंड है आपका और
ये वाला पोर्शन डस्ट है, ये डस्ट है, डर्ट। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, इसको हम टेल कहते हैं। ये सब सॉप का टेल वाला पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है लेकिन लियोफिलिक है। और ये जो है ये हेड पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो यहां वाटर होते हैं, वाटर को पकड़ के रखता है, वाटर होते हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो वाटर जो होगा वो हेड वाला पार्ट होगा, यानी साबुन का जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। और ये अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला ये टेल वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। यानी अगर आप देखें तो इस तरह से कार्बन कार्बन के लॉन्ग चेन होते हैं। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप होता है यहां पर, ये मेटल मैंने सोडियम ले लिया, यही आयनिक एंड होता है, इसी को हम लोग हेड कह रहे हैं। दिस इज योर हेड, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको यहां मैंने एरो दिखलाया, ये डॉट से होता है। और ये कार्बन कार्बन है, CH2 CH2 इस तरह से, ये सब हाइड्रोकार्बन है, C H H H H इस तरह से कार्बन कार्बन के लॉन्ग चेन है। इस पूरे पार्ट को हम टेल बोल रहे हैं, जो जाहिर सी बात है नॉन पोलर होता है। ये पोलर तो है नहीं, यही पोलर है, एंड पर चार्ज है तो पोलर है। ये टेल हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है लेकिन लियोफिलिक होता है। यानी ये कोवैलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। तो आपने अभी से पहले एक सवाल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये देखो ना आयनिक बन रहा है, आयनिक, ये पानी में घुलते हैं। ये वाला हेड तो पानी में घुल रहा है, डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज व्हाई हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये पानी में नहीं घुलेगा चूंकि नॉन पोलर एंड है, तो ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ऑयल, डर्ट। यानी यह वाला पार्ट जो होगा वो गंदगी को पकड़ के रखता है, गंदगी को पकड़ के रखता है। ये है बहरहाल कोलाइड बन गया, और आयन आयन रिपल्सन की वजह से प्रेसिपिटेट कभी नहीं बनता, ट्रू सॉल्यूशन का सवाल ही होता, सस्पेंशन तो बनेगा ही नहीं। देखिए अगला सवाल, देखिए यही है, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लॉथ बाय सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक ग्रुप। देखो हाइड्रोफोबिक ग्रुप तो इसको पकड़ के रखेगा, इसको तो पकड़ के रखेगा, निकालने के लिए हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होना चाहिए। आयनिक ग्रुप को ही हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। आयनिक ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, हमको दोनों एंड चाहिए। और साबुन या डिटर्जेंट में ये दोनों एंड होते हैं, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, आयनिक नेचर का होता है, पोलर होता है, जो पानी को पकड़ के रखता है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो टेल होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट, कार्बन कार्बन के जो लॉन्ग चेन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जो ऑयल और डर्ट को पकड़ के रखते हैं, ऑर्गेनिक चीजों को पकड़ के रखते हैं, और उसके बाद वो निकलता है। तो दोनों एंड चाहिए भाई, रिमूवल के लिए दोनों एंड जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का होता है तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं ऐसे ही बात करूं बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट, तो आप ज़हन में रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको दो ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, इसलिए मैं आ रहा हूं, सबसे हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके लेवल पर, उसके बाद एल्कोहल है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन में आप अल्कीन चलिए मान लीजिए। मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यहां मिस कर दिए हैं, मैंने एमाइड नहीं लिया, साइनाइड नहीं लिया, इथर नहीं लिया, एल्डिहाइड नहीं लिया, एल्कोहल नहीं लिया, एल्कोहल ले लिया, सॉरी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक पढ़ना है, एमाइड नहीं लिया, एमाइड, ईस्टर, ये सब नहीं ले रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन चलिए आपके बेसिक लेवल पर पढ़ने के लिए इतनी बातें ज़हन में रखनी होगी कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऑप्शन में है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसी का होगा, उसके बाद एल्कोहल वाला, फिर अल्केन वाला। हाँ अगर दो ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के आ गए
तो पहले तो ये पैरामीटर होगा, उसके बाद दूसरा पैरामीटर बॉइलिंग पॉइंट का आप रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे। अगर ये पहला ग्रुप सेम हो गया, जैसे 2 ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के ही आ गए, तो फिर आप मास पे आ जाइए, या 2 ऑप्शन अल्कोहल के आ गए, मास पे आ जाइए, 2 ऑप्शन अल्केन के आ गए, मास पे आ जाइए। जिसका मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मास को हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए, तो यहां देख रहे हैं एक जगह फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, एक जगह है एल्कोहल, ये है पूरा का पूरा अल्केन, और यहाँ तो आ गया है हेलोजन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ होगा, हेलोजन आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ सारे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, तो हाईएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ही अगर 2 होते तो फिर उनमें चूज करना पड़ता मास के हिसाब से। अब मास भी निकालने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ कार्बन कहो, जहां कार्बन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन, जहां कार्बन ज्यादा होगा वहां डेफिनेटली मास भी ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ही कवर अप करना था हमें, तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कह लें, कार्बन्स कंपाउंड कह लें, 10th क्लास का 2 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाहिर सी बात है इसमें जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहूंगा तो उनको थोड़ा सा डिटेल में या फर्दर आपके क्यूरीज को रिजॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।